पहले बने कृष्ण राज, चिक्का कृष्ण राज। और ये सिर्फ नाम मात्र के शासक हैं, आप बात समझ रहे हैं। और इन्हीं के समय दो भाई थे, नंदराज और देवराज, यही दोनों मिलकर शासन कर रहे थे, शासन को संचालित कर रहे थे। और यहीं पर सेना में आए थे एक व्यक्ति जिनका नाम था हैदर अली, और हैदर अली के पिता भी इसी सेना में थे जिनका नाम था फतेह मोहम्मद। और फतेह मोहम्मद इनके पिता भी सेना में थे, ये भी सेना में थे हैदर अली। बाद में हैदर अली खुद शासक बने, उसके बाद ये मजबूत किए, और मजबूत मैसूर को किए। ये मराठा भी जल रहे थे और निजाम भी जल रहे थे, अंग्रेज बंगाल में बैठ गया है। और इसके बाद हम लोग देख लिए कि किस तरीके से इन लोग में युद्ध हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, इतना गहराई से आप पढ़िएगा, क्योंकि हिस्ट्री का परीक्षा के लेवल पर ये मॉडर्न हिस्ट्री ही आपका जान होगा। क्योंकि सबसे सर्वाधिक क्वेश्चन अगर हिस्ट्री में आता है तो यही आधुनिक भारत से आता है। और आधुनिक भारत हम इसीलिए एक एक चीज को क्लियर करते हुए एक नहीं दो क्लास में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको क्लियर कर रहे हैं ताकि आपके परीक्षा, यहाँ तक कि हम प्राचीन भारत में आप लोग को क्वेश्चन नहीं कराए हैं चैप्टर वाइज, लेकिन इसका चैप्टर वाइज हम आपको 25-25 क्वेश्चन कराते जाएंगे। जैसे जैसे आधुनिक भारत में आज मैसूर पढ़ा दिए, मैसूर से पहले हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन देखे, आज क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। क्योंकि कुछ अगर बात यहाँ पर छूट जाए तो क्वेश्चन बनाने के दौरान या बताने के दौरान वहां पर क्लियर हो जाए। क्योंकि आधुनिक भारत का वेटेज काफी अधिक है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ तक बात समझ गए। आज वाली क्लास हम लोग मैसूर के बारे में तो देख लिए। अब यहीं से हम लोग देखें कि जब द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ, जो हैदर अली आपको हार गए 82 में, उसके बाद 82 के बाद से ही आपको टीपू सुल्तान युद्ध में आए, यानी युद्ध को संचालित किए। यहां तक आप समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम अपने से लिख के लाए हुए हैं, जो जो आपके परीक्षा में पूछा गया है या पूछने का प्रबल संभावना है, एक एक क्वेश्चन को हम उसको लिखने का प्रयास किए हैं। पीडीएफ बनवाते तो 2 दिन के बाद करवाते, लेकिन हम सोच रहे हैं कि तत्काल अपने हाथ से लिख के अब इसको देते, टाइप होता, कल पहुंचता। तो इससे बेहतर है कि ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्यूशन समझते हुए कंप्लीट करेंगे, इसलिए कि समय किसी के पास नहीं है। अभी तो देख रहे हैं कि दरोगा मेंस का भी लग रहा है कि आ गया है एग्जाम का डेट अप्रैल में, इसीलिए हम सोचे कि ना ऐसा ही चलेगा। क्योंकि जो हमको समझ रहा है, जान रहा है, वो हम जैसे भी बताएंगे देखेगा। जो लोग को नहीं देखना है, हम इस पर कुछ भी कर देंगे तो वो नहीं देखेगा। पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि पहला क्वेश्चन में लिखा क्या है। कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध आ गया पहले। कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, यानी किसके किसके बीच लड़ा गया। जब कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया तो आप समझिए कि किसके किसके बीच, तो आप बात समझ रहे हैं। अंग्रेज मैसूर पहला ऑप्शन है, द्वितीय ऑप्शन अंग्रेज मराठा, तृतीय है फ्रांस अंग्रेज, चौथा है अंग्रेज और डच। देखिए, पहला क्वेश्चन जो कर्नाटक का युद्ध हम आप लोग को पढ़ाए थे, कर्नाटक का कितना युद्ध हुआ था। कर्नाटक का 3 युद्ध, जिसमें हम बताए थे कि सिर्फ दूसरा का कारण भारत था, बाकी पहला और तीसरा का कारण यूरोप था। मतलब सर, अगर यूरोप था तो अंग्रेज और मैसूर नहीं होगा। जैसे कि कारण जब यूरोप है, कर्नाटक का युद्ध 3 हुआ, 3 में 2 का कारण यूरोप, 1 का कारण भारत। यानी कि अब यूरोप का अगर लोग लड़ा है तो यूरोप आंसर होगा। अंग्रेज मराठा ये भी नहीं होगा। फ्रांस अंग्रेज और अंग्रेज डच, यही दोनों में से कोई होगा। एकदम आप सही समझ रहे हैं कि सर फ्रांस और अंग्रेज के बीच ये युद्ध हुआ, कर्नाटक का युद्ध। क्योंकि आपको पता है कि फ्रांस उस समय अपनी शक्तियां बढ़ा रही थी और उसी बीच में वहां यूरोप में घटना हुई
लेकिन फ्रांस का में जो उस समय थे डुप्ले शांत बैठे हुए थे। लेकिन देखे कि ब्रिटिशी सेना फ्रांस के एक जहाज को डुबाया। उसके बाद डुप्ले बोले कि अब ज्यादा हो गया, अब आओ सेना लेके। अब सब लोग सेना लेके यही कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ और आप समझ गए कि फ्रांस और अंग्रेज के बीच में प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या, कर्नाटक युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया, तो फ्रांस और अंग्रेज के मध्य लड़ा गया। पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कहते हैं, बहुत बढ़िया, डुप्ले, कोलबर्ट, अल्बुकर्क, नन ऑफ दिस। देखिए आपको हम बताए थे कि ये जो फ्रांसीसी कंपनी है ये भारत में आई 1664 में। जब 1664 में ये आई तो वहां के राजा थे लुई 14वां। और लुई 14वां हम बताए थे पढ़ाने के दौरान कि उस समय यूरोप का एक मजबूत कंट्री आपको फ्रांस था। जब व्यापारिक लोग हर देश डच, पुर्तगाली, अंग्रेजी सब व्यापार कर रहे हैं भारत में, तो को कई बार लोग बोला कि जी आपको हम लोग को भी व्यापार भारत में करना चाहिए। ये बोलते थे कि देखिए हम राजा महाराजा हैं, वो काम व्यापारी का है। लेकिन बाद में एक व्यक्ति, अरे कोई व्यक्ति किसी न किसी का तो बात सुनता ही है, ये तानाशाह का निरंकुश राजतंत्र था। जब लुई 14वां थे, मैं ही राज्य हूं, मेरी हर बात कानून है। और ये बात को प्रमाणित कर रहा है, हम क्लास में बाकी बताए हुए हैं आप लोग को। और फ्रांसीसी कंपनी का तो वही एक व्यक्ति थे जो का नाम था कोलबर्ट। यही लुई 14वां को कन्वेंस करने में मतलब इनका प्रमुख योगदान था। यानी भारत में फ्रांसीसी कंपनी का आगमन हुआ तो ये उनको समझाएं, इसलिए कोलबर्ट को ही फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आपको संस्थापक कहा जाता है। इनको बात समझ गए। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, पलासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है। पलासी का लड़ाई हम लोग देखें, जो षड्यंत्र के तहत पलासी की लड़ाई हुआ जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई, वो जो पलासी का मैदान है वो कहाँ पर स्थित है, यही बात है। तो देखिए मैदान जो है वो बंगाल में स्थित है, यानी पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में। अगर आपको यही पूछ देगा तो आपको हम ये भी बताए थे भागीरथी नदी है वहां। देखिए एक से कई क्वेश्चन बन रहा है, भागीरथी। और जिला अगर आपसे पूछेगा तो नदिया। अब आपसे क्वेश्चन है कि युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है, तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो आप सीधा यहां पर मार दीजिए पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर क्वेश्चन में कि पलासी का युद्ध मैदान किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है भागीरथी। किस जिला में स्थित है, तो अभी नदिया जिला है जहां पर पलासी का युद्ध लड़ा गया था। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन का आए, तीनों जितना हम बता रहे हैं सब किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये पलासी का युद्ध कब लड़ा गया। पलासी का युद्ध आपको पता है कि यही या मुर्शिद कुली खां जब मरे तो उसके बाद वहां पर कौन आए, तो अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां का अपना कोई संतान नहीं था, 3 बेटी थी, उसी में से एगो इनके नाती थे, तो वही सिराजुद्दौला थे, आपको पता है। और यही सिराजुद्दौला जब बने उसके बाद से ही वहां अंग्रेज, फ्रांसीसी ये दोनों किलाबंदी कर रहे थे। लेकिन सिराजुद्दौला बोले कि देखिए रहना है व्यापार करिए, किला बंद नहीं करिए, जिसको लेके अंग्रेज से सिराजुद्दौला लड़ भी गए। फ्रांस माना लेकिन अंग्रेज नहीं माने। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद ये लोग बंगाल में फिर प्रवेश किए, वो सब कहानी में बताए हुए हैं। उसके बाद यही षड्यंत्र हुआ 1757 में पलासी की लड़ाई, जो कि अपनों ने ही गद्दारी किया सिराजुद्दौला के साथ। नहीं तो 50,000 का सेना लेके 3,000 ब्रिटिश सेना के आगे हारता अब नहीं। लेकिन इस युद्ध में इनकी मृत्यु हुई सिराजुद्दौला के, वही पलासी का युद्ध की बात यहाँ पर हो रही है। समझ गए।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किसने किया? आपको पता है कि सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर हेड बने, यही अधिक मात्रा में गद्दारी किए थे सिराजुद्दौला से, जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे, प्रमुख सेनापति थे। तो ये मीर जाफर जब हेड बन गए 57 में पलासी के बाद, तो कुछ दिनों के बाद वहां जब खजाना खाली हो गई तो मीर जाफर सोच रहे हैं कि जी तो हम तो सेनापति ठीक थे, तो बाद में अंग्रेज के बाद भी पैसा नहीं पहुंच रहा है तो इनको हटा के मीर कासिम को हेड बनाया, जो मीर जाफर के ही दामाद थे। और जब मीर जाफर के दामाद थे तो जैसे ही हेड बने बोले कि पहले राजधानी को हटाइए। आपको पता है कि मुर्शीद कुली खां ही ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी किए थे, लेकिन मीर कासिम उसी राजधानी को उठा के ये मुंगेर लेके आए कि हम मुंगेर में रहेंगे, ताकि यहाँ से थोड़ा सा दूर रहेंगे हम, तो अपना फैसला लेंगे। बाकी कई फैसलाएं लिए हम आपको पलासी के युद्ध में बताए हुए हैं। इलाहाबाद के संधि के बाद क्लाइव को स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति कहा जाता था। देखिए, स्वर्ग से उतरा सेनापति क्लास के दौरान हम बताए हैं आपको, और कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वर्ग से उतरा सेनापति किसे कहा गया? तो यही है क्लाइव। कहाँ है क्लाइव? तो यही है क्लाइव, जो लॉर्ड क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव। अब ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो आप समझ लीजिए, सैयद गुलाब हुसैन, लॉर्ड वेलेस्ली, राय दुर्लभ, तो सिताब राय को इन्होंने उप दीवान बनाया था इलाहाबाद की संधि के बाद। आपको पता है कि यही इलाहाबाद के संधि में एक कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छीन भी लिया था राजा से, यानी शासक से। समझ गए? अब यहां से आप समझिए, अब महाराणा, और क्वेश्चन था उसमें, नहीं इतना ही है। महाराणा रणजीत सिंह का राज्य का राजधानी कहाँ था? देखिए, रणजीत सिंह के समय उनका राज्य का राजधानी कहाँ था, ये आप सभी लोग को हम बताए हैं कि कहाँ पर था राजधानी। तो अमृतसर, दिल्ली, काबुल या लाहौर। आपको पता है कि के समय इनके राज्य की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन थे? यही रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे, जिनका नाम था दलीप सिंह, और यही शाहसुजा से उनको कोहिनूर जो था आपको ये मिला था। ये बात आपको पता है, ये लाहौर इनकी राजधानी थी। क्वेश्चन कई बार पूछता है। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो आज हम लोग पढ़िए रहे हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुए? मराठा, अंग्रेज, निजाम, हैदर अली। अभी ना आपको हम बताएं, तो आज के क्लास में हैदर अली आंसर है। आपको पता है कि मराठा, निजाम और अंग्रेज, ये तीनों मिलकर लड़े किससे? हैदर अली से। लेकिन हैदर अली भी बड़ा कूटनीतिज्ञ था। हैदर अली मराठा को बोला कि क्या चाहिए? पानीपत का युद्ध लड़े हैं, आपको पैसा चाहिए? तो जी हुजूर, तो पैसा लीजिए, जगह धरिए। निजाम को क्या? कुछ क्षेत्र चाहिए, आप पीछे हटिए, कुछ जगह हम ऐसे ही आपको दे देते हैं। अब अंग्रेज को हैदर अली बोले कि तुम आओ, और यही पर युद्ध लड़े, मंगलौर तक लपेटे, और यही मद्रास, इसके किला जो जॉर्ज किला हम लोग देखे, इसी जॉर्ज किला में बैठ के ये संधि किए, यानी प्रथम आंग्ल मैसूर में हैदर अली की विजय हुआ। मैसूर की राजधानी कहाँ थी? अभी हम लोग देखें कि मैसूर की राजधानी आपको जो संधि हुआ तृतीय, कहाँ पर हुआ? मैसूर की राजधानी जो टीपू के साथ संधि हुआ, जिसमें उसको हरजाना देना पड़ा 3 करोड़ का, उसके राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। अभी हम लोग देखें कि श्रीरंगपट्टनम में मैसूर की जो राजधानी है, यहाँ पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का संधि हुआ। क्यों? क्योंकि श्रीरंगपट्टनम तक सेना ब्रिटिश चढ़ी हुई थी। अब आइए अगला क्वेश्चन,
ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। देखिए, प्लासी का जब युद्ध हुआ उस समय तो माना जा रहा था कि ठीक है प्लासी का युद्ध हुआ, ये षड्यंत्र था, लेकिन क्या प्लासी का युद्ध लड़ने से पूरा भारत पर अधिकार थोड़ी हो सकता है। लेकिन भारत में निर्णायक सैन्य आपको सफलता जब यहां से लगा कि अब अंग्रेज भारत को इतना आसानी से अब छोड़ने नहीं जा रहे हैं, वो युद्ध आप लोग जान रहे हैं कि बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया करमनासा नदी पर। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि यहाँ पर करमनासा नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया जिसमें मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के भगौड़े नवाब तीनों की संयुक्त सेना लड़ी। और अब ये युद्ध था, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं था और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुआ और यही सैन्य निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है जो बक्सर का युद्ध की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये कब हुआ था? तो 1764 में। प्लासी कब हुआ? 1757 में। एक युद्ध लड़ते हैं षड्यंत्र से, लेकिन एक युद्ध लड़ते हैं ये षड्यंत्र से नहीं, ये युद्ध लड़ते हैं वो भी भारत के 3 नवाब से। मुगल बादशाह से भी लड़े और आपको अवध के जो नवाब थे उनको वो भी साथ में थे, और आपको बंगाल के जो मीर कासिम थे उन तीनों लोग मिलके ये बक्सर की लड़ाई हुआ। यही आपको निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। स्वर्ग से उतरा सेनापति, अभी हम बताए हैं स्वर्ग से उतरा सेनापति किसको कहा जाता है? तो आपको क्लाइव को कहा जाता है। और आपको पता है कि जो संधि हुआ बक्सर का युद्ध के समय ही नहीं था, लेकिन इसको संधि के समय इसी को बुलाया गया। क्यों? स्वर्ग से उतरा सेनापति है। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? आपको हम बताए हैं कि जब मुगल बादशाह होते थे तो ये पूरे भारत पर अधिकार के लिए ये क्या करते थे? पूरे भारत को, तो पूरे भारत में ये उस प्रांत के 2 चीज बनाते थे। क्या क्या? तो ये आपको दीवान और फौजदार, और यही दीवान और फौजदार तो दीवान आपको बनाए थे किनको? अंतिम मान लीजिए इनको मुर्शीद कुली खां को, ये मुगलों द्वारा। इसके बाद तो यहाँ की इतना सत्ता औरंगजेब के मरने के बाद बिगड़ी कि अंतिम रूप से जो गवर्नर जो मुगल बादशाह नियुक्त किए वो मुर्शीद कुली खां थे। अंग्रेजी शासन में भारत का, समझ में आ रहा है ना, अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम और सोरा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? देखिए उस समय बिहार में आपको पता है कि पटना से लोग सोरा ले जा रहे थे और अफीम, ये दोनों के लिए इनका प्रमुख क्षेत्र बिहार था। एक क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहां और कब स्थापित की? एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन तैयार है, देखिए ध्यान से सुनिए। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में, यानी भारत में आपको पता है कि ये कहां पर फैक्ट्री लगाए थे? सूरत में। उसके बाद कब लगाए थे? तो 1613 में। देखिए यही आंसर होगा आपको कि सूरत में एक फैक्ट्री लगाए इनका प्रथम, और फैक्ट्री ये अस्थाई था लेकिन फिर अस्थाई हुआ, आप समझ गए। और बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र, बहावी आंदोलन आ गया, आंदोलन तो भी नहीं ना पढ़ाए हैं, ठीक है आ गया तो क्वेश्चन देखने में क्या दिक्कत है। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र किसे? आपको बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था, यही क्वेश्चन है ना। यानी कौन सा जगह था जिसे बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहा गया? और आपको पता है कि ये जगह पटना, जिस जगह से अभी हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं और आप लोग हमें सुन रहे हैं, इस पटना को ही बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। जब आंदोलन पढ़ाएंगे तब बताएंगे, इसलिए इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। लोटा विद्रोह किस जिले में स्थित हुआ था? विद्रोह से क्वेश्चन हमको लगा कि पढ़ा दिए थे, इसीलिए 1-2 क्वेश्चन डाल दिए होंगे, तो पढ़े हुए हैं ना। लोटा विद्रोह कब हुआ था?
यानी किस जिले में हुआ था? बिहार में हुआ था। अब बताइए, जैसे कि सब ऑप्शन में बिहार का जिला है, तो आप समझ गए कि गया, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के ही जेल में हुआ था बर्तन के लिए विद्रोह में बताएंगे। जैसे कि अब बताएंगे तो अभी समझ में आएगा नहीं। डच किस वर्ष पटना में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की? यही पढ़ाए हैं, यही बताइए। डच किस वर्ष पटना में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किए थे? हम बताए थे कि 16 याद रखना है और उम्मा दू का गुणा कर देना है, 16 दूना के 32, और आप समझ गए कि 1632 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आज ही हम लोग पढ़ रहे हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब तक चला? द्वितीय आंग्ल मैसूर कब तक चला? आप समझ गए कि प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल मैसूर, ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर यानी 80 से 84 चला। इसी 82 में पोर्टनोवा का युद्ध में जो हार गए हैदर अली, तब पोर्टनोवा युद्ध से उनको एक सदमा हुआ, अंग्रेज नहीं मारे, सदमा में वो मर गए। लेकिन उस समय के शक्ति क्या थी कि उसके बाद भी इनका बेटा हैदर अली का कौन थे? तो टीपू सुल्तान, जो कि आपको तुरंत युद्ध का कमान संभाले और युद्ध का मोर्चा धरे। और यही आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर, क्वेश्चन अगर आ जाए कि किस युद्ध में टीपू सुल्तान ने युद्ध का नेतृत्व किया, तो प्रथम में नहीं, द्वितीय में भी नहीं। द्वितीय में 2 वर्ष चलने के बाद जब 82 में इनके पिता हैदर अली की मृत्यु हुई, उसके बाद से ही ये युद्ध का कमान संभाले। ठीक है, तो देखिए ये समझ गए। हाँ देखिए, टीपू सुल्तान ने किस आंग्ल मैसूर युद्ध में युद्ध का नेतृत्व किया और कब किया, यही हम बताएं द्वितीय में। अब इस पर ज्यादा नहीं बात करेंगे। 80, 70, 100, 80, 80 में तो युद्ध हुआ, लेकिन यहाँ गलत लिखा है ऑप्शन में। नहीं, ऑप्शन तो ठीक है, 80 नहीं, देखिए यहाँ 82 लिखा गया है। यहाँ क्या था? यहाँ 80, कई लोग इसको मार देगा, लेकिन ओरिजिनल 82। द्वितीय आंग्ल मैसूर जब शुरू हुआ था तो 80 था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मंगलौर की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई? आपको पता है कि इसी मंगलौर का संधि हुआ था। प्रथम में कौन संधि था? प्रथम में मद्रास की संधि। आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति प्रथम आंग्ल मैसूर जो मद्रास की संधि हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर मंगलौर की संधि हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर उसके राजधानी में घुस के टीपू सुल्तान के सामने श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और चौथा में संधि नहीं हुआ, वहां पर हम बताए थे सहायक संधि पर वहां दस्तखत करा लिया गया है। वही ओडियार वंश के शासक कृष्णराज, जो नाबालिग है, 3 साल 4 साल का बच्चा से साइन करवा रहा है अंग्रेज। तो आप क्या है, मंगलौर की संधि तो द्वितीय। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है। आज जो जानने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, उनको ये बताने की भी नहीं आवश्यकता है। 1498 में वास्को डी गामा आपको क्या करे थे? तो भारत आए थे। आपको पता है कि इनसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज जो प्रयास किए थे, लेकिन वो केप ऑफ गुड तक ही पहुंचे। और उन्हीं के ये जो जहाज केप ऑफ गुड तक जो लेके आए थे बार्थोलोम्यू डियाज को, वही इनके भी जहाज के नाविक माने चला रहे हैं। और ये 1498 में भारत पहुंचे और इनका स्वागत जमोरीन किए थे। ये भी ध्यान रखिएगा, कालीकट घाट पर पहुंचे थे, ये भी याद रखिएगा। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक एक शब्द याद रखिएगा। कलकत्ता किसने बसाया? देखिए ये क्वेश्चन कौन है, कलकत्ता किसने बसाया? हेस्टिंग, जॉन सरमैन, वास्को डी गामा, जॉब चार्नक। देखिए एक बात बता रहे हैं, कलकत्ता क्या इनके बसाने से पहले कलकत्ता नहीं था? था। ऐसे आंसर जॉब चार्नक होगा, सीधा समझिए। लेकिन वहां पर 2003 में ही कोर्ट ने एक आदेश दिया कि देखिए स्थापना नहीं की है। हाँ ये है कि जो कलकत्ता अस्तित्व में था, कम विकास था, कम डेवलप था, उसको ये अस्तित्व में लाए। इसलिए इनको माना जाता है कि जब ये थे तो कलकत्ता को काफी बेहतर तरीका दिए, बेहतर तरीके से स्थापित किए। इसलिए कलकत्ता बसाया में जॉब चार्नक को आदमी समझ लेता है।
समुद्री डकैत से मशहूर यूरोपीय कंपनी कौन थे? आपको पहले ही बताएं कि पुर्तगाली, और ये नीले जल की नीति तक ये लेके आए, नीले जल की नीति। अब जब नीले जल की नीति लेके आए, मतलब समुद्र में नीले जल की नीति, यानी समुद्र में ये लोग, इसलिए भारत पुर्तगाल आ जा रहे हैं क्योंकि ये समुद्र में एक बार लूटपाट करते थे, लुटेरे के नाम से ही मशहूर थे, यानी समुद्री डकैत, इनके कहा ही जाता था डकैत। तो ये पुर्तगाली इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन है? नहीं क्वेश्चन है। चलिए आज 20-25 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ऐसे ही अब कल आंग्ल मराठा पढ़ेंगे, उसका भी 20-25 क्वेश्चन देखेंगे। फिर उसके बाद 1857 का विद्रोह देखेंगे। चैप्टर वाइज 25-25 क्वेश्चन, जो चैप्टर से इंपोर्टेंट है कि ये क्वेश्चन सर पूछा गया है या पूछ सकता है, तो उसको हम लोग ऐसे ही देखते हुए